बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? ये लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई ऑब्जेक्ट जो पाथ कवर करता है उस सारे पाथ की आप लेंथ निकालें तो ये डिस्टेंस मिलेगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम डिस्टेंस होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। और इन दोनों का यूनिट जो है ये मीटर होता है, डिस्टेंस का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी। ये आपके पास एक डायग्राम है। हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ फॉलो करते हुए पॉइंट बी तक जा रहा है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से r1 है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर r2 है। और डिस्प्लेसमेंट के ये अगर इस सारे पाथ की लेंथ निकाल लें तो डिस्टेंस मिलेगा आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ए से बी की तरफ अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो जरा गौर करें डायग्राम में कि r1 वेक्टर के हेड के साथ d वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है। तो ये तो हेड टू टेल रूल लग रहा है यहाँ पे। तो ये शो हो रहा है कि r1 के साथ आप ऐड कर रहे हैं d वेक्टर को, और रिजल्टेंट कैसे गेट कर रहे हैं? फर्स्ट वेक्टर r1 की टेल को जो d वेक्टर के हेड से r2 वेक्टर मिला रहा है। तो r2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर, डायग्राम में नजर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि r1 प्लस d वेक्टर गिव r2 वेक्टर। यहां से अगर आप d वेक्टर की इक्वेशन बनाएं तो वो बनेगी r2 माइनस r1 वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर के थ्रू डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है दोनों पॉइंट्स का जिनके दरमियान आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अच्छा बेटा, डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होता है या मैक्सिमम कभी बराबर हो सकता है? कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। अगर आपकी मोशन है स्ट्रेट लाइन तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। यानी अगर आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं कर्व पाथ में, जैसे ये डायग्राम में कर्व पाथ बना हुआ है, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। और जो रेशो होती है, अगर आप d को इस तरफ ले जाएं तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये रेशो 1 होती है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। और कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, सो डेल्टा एस ओवर डेल्टा डी विल बी ग्रेटर देन 1। अगर आप इन रेशो को इन्वर्ट कर दें तो डेल्टा डी ओवर डेल्टा एस, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी लेस देन 1। क्योंकि आपने इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है कि इनइक्वालिटी को अगर आप इन्वर्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो ग्रेटर देन 1 होती है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 का मतलब है डिस्टेंस ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम। यहां से एक एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट a टू b, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट? डायग्राम ये गिवन है। ये बेटा एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r। तो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट a से b तक मूव करके जा रहा है। तो बेटा जो सर्कल का, तो यहां पे हमने देखना है कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस होगा ये कर्व पाथ, ये बेसिकली क्वार्टर सर्कल में मूवमेंट हो रही है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई r होता है। और अगर हाफ सर्कल में बॉडी मूव करे तो इसका हाफ कर ले तो आ जाएगा पाई r। ये हाफ का भी हाफ सर्कल है, क्वार्टर सर्कल। तो डिस्टेंस कवर होगा पाई r ओवर 2। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये a से b की तरफ ये स्ट्रेट लाइन से मिला दें। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया और ये एक बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें डी कैलकुलेट करने के। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर भी r है, बेस भी r है, तो डेल्टा डी स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो ऐड होके आ जाएगा 2r स्क्वायर। हमने डेल्टा डी फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी। तो डेल्टा डी आ जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर। तो 2 का अंडर रूट उसी तरह रह जाएगा और r स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर रूट से कट के तो अंडर रूट 2r आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी निकल आया, डिस्टेंस भी। तो रेशो ले लेते हैं। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा डी इज इक्वल टू, ऊपर डिस्टेंस आ गया पाई r ओवर 2 और नीचे अंडर रूट 2r। ये बेटा r से r कट गया तो आपके पास ऊपर बचा सिर्फ पाई
और ये 2 नीचे आ गया, तो π/2 पाई होता है 22/7। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा डी आ जाएगा 22/7/√2। ये 2 इससे कट जाएगा, तो ऊपर 11 आ गया, नीचे आ गया 7/2, जिसको रेशो की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास पूरे सर्कल में किसी भी लोकेशन के लिए पूछा जा सकता है। ये आपने एमसीक्यूज को एक्सटेंड कर लेना है। नेक्स्ट आप इसी एमसीक्यूज को कह सकते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट सी पे चला गया तो बताएं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी। तो बेटा डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, हाफ सर्कल का पाई आर। अगर ये नेक्स्ट एमसीक्यूज बता रहा हूँ, पहला एमसीक्यूज खत्म हो चुका है। डिस्टेंस आ गया पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होगा आर इधर वाला और आर इधर वाला 2r। तो आप पाई आर को 2r से डिवाइड करें तो π/2 यानी 22/7/2, तो 11:7 आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी जो है वो पॉइंट्स के लिए सर्कुलर मोशन में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा स्पीड। स्पीड क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका फार्मूला होता है डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी टाइप्स हैं, स्पीड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, वेरिएबल भी, एवरेज भी। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो स्पीड यूनिफॉर्म होगी। वेरिएबल कब होगी, अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे ऑब्जेक्ट। और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम की जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और इन सब का यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। तो एवरेज स्पीड के कुछ रिलेशंस आपको याद होने चाहिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आपके एमसीक्यू सॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है, अगर आपकी स्पीड बराबर है तो फिर एवरेज भी वही होगी, v एवरेज विल बी इक्वल टू, अगर ये स्पीड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v है तो एवरेज स्पीड भी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड अनइक्वल है तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। अगर डिस्टेंस इक्वल है लेकिन स्पीड अनइक्वल है, ठीक है, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, तब आप ये रिलेशन लगा लेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और अगर आपका टाइम अनइक्वल है तो अब आप v एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। इससे रेलिवेंट एक एमसीक्यू लिया हुआ है, अ कार है स्पीड 30 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। तो ये t1 आपके पास आ गया 1 आवर और ये आपके पास v1 आ गया, एंड देन मूव्स विद 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 2 आवर। तो ये v2 आ गया और ये आपके पास t2 आ गया। फाइंड v एवरेज। तो v एवरेज का चूंकि टाइम डिफरेंट है, पहले 1 आवर है पहले इस इंटरवल के लिए, नेक्स्ट इंटरवल के लिए 2 आवर हो गया, तो अब यहाँ पे लेंगे v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2। तो बेटा वैल्यू पुट कर दें, v1 की जगह 30, t1 की जगह 1 प्लस v2 की जगह 60, t2 की जगह 2 ओवर 1 प्लस 2 नीचे ऐड कर लें। इसको यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर है और टाइम भी आवर है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बेटा 30 प्लस 120 ऊपर 150 आ गया, नीचे 3, तो कटिंग होने के बाद आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह आप इस किस्म के एमसीक्यूज को डील कर सकते हैं, जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला चूज करना है। तो ये फार्मूले बड़े सिमिलरिटी है, ध्यान से याद करना है आपने। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला होता है v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, या वो पुरानी डेफिनेशन आपने एक पढ़ी हुई है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो दिस इज मोर इजियर, दोनों डेफिनेशन चलती हैं कि अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म है, और अगर चेंज दोनों में से कोई एक चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रही हैं तो फिर वेलोसिटी वेरिएबल होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी अगर आपका ऑब्जर्वेशन टाइम डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, नियरली इक्वल टू 0 है,
तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होगी। ये जो आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो अगर आप स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली देखी जा रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अच्छा बेटा, इसके बाद आ गया रिलेटिव वेलोसिटी। दो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है एक दूसरे के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपका दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज, तो v1 अगर v2 से ग्रेटर है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v1 माइनस v2, यानी सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए आपको वेलोसिटी का डिफरेंस फील होता है। आप अगर रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो उस गाड़ी की स्पीड 110 आपकी गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी आपको ओवरटेक कर रही है, लेकिन हमें ऐसे लगता है बड़े आराम से हमारे पास से गुजर रही है। उसकी वजह यह है कि जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो वेलोसिटी का डिफरेंस हमें फील होता है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ग्रेटर माइनस स्मॉलर। तो अगर v1 v2 से बड़ा है तो v रिलेटिव आ जाएगा v1 माइनस v2। अगर v2 v1 से बड़ा है तो v रिलेटिव आ जाएगा v2 माइनस v1। और अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर है सेम डायरेक्शन में तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों को ऐड करने से आएगी, तो v रिलेटिव आ जाएगी v1 प्लस v2। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज है कि एक ट्रेन मूव कर रही है राइट साइड पे विद स्पीड 60 मीटर पर सेकंड और उसकी लेंथ है 60 मीटर, और एक और ट्रेन लेफ्ट साइड पे जा रही है, उसकी स्पीड है 140 मीटर पर सेकंड और उसकी लेंथ है 40 मीटर। बताएं कितनी देर में वो एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी? तो चूंकि दोनों ट्रेन मोशन में हैं तो v रिलेटिव आ जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है तो ये वाला केस लगेगा। दोनों को वेलोसिटीज को ऐड कर लें, 60 प्लस 140 तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ये इस सिचुएशन में v1 है और ये v2 है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दोनों की लेंथ को ऐड कर लें, डिस्टेंस हमेशा ऐड करने से आएगा। तो 60 मीटर प्लस 40 मीटर तो ये आ गया 100 मीटर। तो बेटा आपने रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल ली, डिस्टेंस भी निकाल लिया, तो फार्मूला लगा लें रिलेटिव वेलोसिटी का, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम इधर ले जाएं, v रिलेटिव इधर आ जाएगा, तो डेल्टा टी आ जाएगा डेल्टा एस ओवर v रिलेटिव। तो डिस्टेंस की जगह 100 पुट कर दें, v रिलेटिव की जगह 200, तो ये 2 0 से कट जाएंगे तो 1/2.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा दोनों ट्रेन को एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए। इसी तरह अगर आपको यही एमसीक्यूज आ जाए कि दोनों ट्रेन इसकी जो वेलोसिटी है वो आप रिवर्स कर दें, इसी डायरेक्शन में कर दें कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बताएं अब कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने के लिए? तो चूंकि जब सेम डायरेक्शन में मोशन होगी तो ये वाला केस आ गया। अब आपने v2 इस वक्त v1 से बड़ी है तो v रिलेटिव आ जाएगी इस सिचुएशन में, सेकंड एमसीक्यूज बना रहा हूं, ये आ जाएगा बेटा 140 में से 60 माइनस करें तो ये आ जाता है 80 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम उसी फार्मूले से निकालेंगे आप, डिस्टेंस हमेशा ऐड करने से आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 100। तो आप v रिलेटिव कैसे निकालें, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? ये आ जाएगा 100 ओवर 80, तो कट के तकरीबन 1.2 सेकंड लगेंगे ओवरटेक करने के लिए अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इस तरह एमसीक्यूज बदल जाते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मोशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का डिफरेंस लेना है आपने, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऐड अप होगी और फिर आपने इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। बेटा यहीं से एक और एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस करना है। अब ब्रिज तो मूव नहीं कर रहा, तो लेकिन ब्रिज की लेंथ तो होती है, तो ट्रेन की लेंथ में ब्रिज की लेंथ आप ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस ऐड अप होगा, v वही रहेगा जो ट्रेन की वेलोसिटी है। तो अब आप इसी मेथड से आप वो टाइम निकाल सकते हैं कि कितनी देर में ब्रिज को ट्रेन क्रॉस करेगी। तो इस तरह आप ये इससे रेलिवेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी के जितने भी आपके एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v ओवर डेल्टा टी या vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी। तो ये बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। यहाँ से एमसीक्यूज है कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आर इक्वल इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर जो एवरेज वैल्यू होगी वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है
कि अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। तो कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम होगी। ये बात एमसीक्यूज हर जगह अप्लाई कर लेना आपने। नेक्स्ट आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारी बुक में 3 चीज़ों का डिस्कस किया गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के बढ़ने से, तो आपका ग्राफ जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। और इसकी स्लोप 0 होगी। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। क्योंकि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा तो ऊपर 0 आ गया, नीचे जो भी डेल्टा टी आ रहा है तो 0 ओवर समथिंग 0 आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है आपको, और एरिया जो होता है वो डिस्टेंस कवर्ड देता है। नेक्स्ट बेटा आ गई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली और एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो फिर आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह से। और इस ग्राफ की जो स्लोप है ये आपको कांस्टेंट रहेगी और ये स्लोप एक्सेलरेशन देगी, इसलिए हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो यूनिफॉर्मली तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता। और यहाँ पे वो 2 लाइनें मैंने लिख दी हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। बेटा यहाँ से एक एमसीक्यू आ सकता है इससे रेलिवेंट कि अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो बताएं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है अगर आपसे कोई पूछा जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो इसी जैसा होगा। यहाँ पे आप v के बजाय a लिख दें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी आपको। नेक्स्ट आ गया जी वेरिएबल वेलोसिटी। अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल हो तो ग्राफ कर्व मिलेगा। जब कर्व मिलेगा तो अब आपने किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे। ये अगर आपके पास कोई कर्व शेप है, कोई सर्कल है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट होगा, सिंगल लाइन पे टच कर रहा है सिंगल पॉइंट पे। यहाँ पे टेंजेंट इस किस्म का होगा, यहाँ पे टेंजेंट इस किस्म का होगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को या कर्व को सिंगल पॉइंट पे टच करे। तो अगर मैंने इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले टेंजेंट ड्रा करूंगा और फिर टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करके, यानी इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे आप। एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ये V1 T1 और ये पॉइंट है V2 T2। तो इसका डिफरेंस ले लें डेल्टा V, इसका डिफरेंस ले लें डेल्टा T, तो दोनों की जो रेशो होगी वो आपको स्लोप दे देगी। तो इस तरह आप किसी भी हर पॉइंट पे आपकी स्लोप जो है वो वेरी करेगी फॉर वेरिएबल वेलोसिटी।